आइए, इस वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 के जो केमिस्ट्री का बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है, जो 2025 में पूछने वाला है और बार बार पूछ रहा है, उसका हम लोग देखने वाले हैं। जो वीवीआई क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हमारे केमिस्ट्री का जो है वो पहला क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी हमारे पास दो वो है, एक वो है ऊष्माक्षेपी और दूसरा में है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी तो हम लोग आज इसको कैसे रखेंगे? ऊष्मा क्या है? ऊष्मा। शोषी मतलब सोखता है। शोषी मतलब क्या बोलेंगे? जो ऊष्मा को सोखे, और ऊष्मा को जो सोखेगा उसको क्या है? बाहर से ऊष्मा देना पड़ेगा। बाहर से ऊष्मा देना पड़ेगा तो उसे ऊष्माशोषी कहेंगे। और ऊष्माक्षेपी, क्षेपी मतलब उत्पन्न करना, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न करे उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं। शोषी बोलेगा ऊष्माशोषी किसे कहते हैं? शोषी मतलब सोखना, और जब वो ऊष्मा को सोख रहा है तो उसमें ऊष्मा को बाहर से देना पड़ेगा, तो बोलेंगे ऊष्माशोषी में कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर से देना पड़ता है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी में बोलेंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है, अपने ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। तो वही यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बोलेंगे जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बोल रहा है CaO + H2O AeroCa * OH होल 2। बोल रहा है कि जब सूखे हुए चूना को पानी में डाला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग जब देखते हैं, जब सूखे हुए चूना को जब पानी में डालते हैं तो बिना गर्म किए वो उबलने लगता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता कि नहीं है? तो जब सूखे हुए चूना को पानी में डालते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा उत्पन्न होता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो बोलेंगे जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है। क्या बोलेंगे बोलो? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक समीकरण बोलेगा लिखने, तो बोलेंगे CaO चूना, जब चूना को H2O पानी में डालते हैं तो गर्म होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, CaOH होल 2, बुझा हुआ चूना बनता है। बोलेगा बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो Ca * OH होल 2। असिध चूना का बोलेगा तो CaO। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी देखिए, बोलेगा चूना का सूत्र तो CaO। अब बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? जब चूना को पानी में डाल देते हैं तब जो चूना बनता है वो बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या हो जाएगा? Ca * OH होल 2। बोलेंगे जब सूखे हुए चूना को पानी में डाला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। ये आप लोग बताइए कि याद हुआ कि नहीं? तो जब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया याद हो गया तो ऊष्माशोषी भी याद हो गया होगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर से देना पड़ता है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उसका, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वही यहाँ पे है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर से देना पड़ता है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वही यहाँ पर जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करते हैं तो ऊष्मा बाहर से देना पड़ता है। क्या है? गर्म कर रहे हैं तो ऊष्मा बाहर से दे रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर से देना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CaCO3 AeroCaO + CO2। हम लोग का यहाँ तक अभी दो क्वेश्चन याद हो चुका है, एक ऊष्माक्षेपी, एक ऊष्माशोषी। शोषी मतलब सोखना, मतलब इसमें ऊष्मा बाहर से देना पड़ेगा, और ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर से देना पड़ता है उसे ऊष्मा
शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों क्या है आप लोग समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला बढ़ते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं संतुलित रासायनिक, अरे होता असंतुलित। तो संतुलित में बोलेंगे जिस रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया के पहले और प्रतिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो। हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो है इसको बोलता है प्रतिक्रिया। इसको क्या बोलता है प्रतिक्रिया। और प्रतिक्रिया के पहले और प्रतिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे समझते हैं, यहाँ पे देखिए दो समीकरण है। एक हमारे पास है CaCO3 एरो में CaO प्लस CO2। ये बताइए संतुलित समीकरण है या नहीं है। तो हम लोग पहले प्रतिक्रिया के पहले देखते हैं, इसमें देखते हैं प्रतिक्रिया पहले क्या है प्रतिक्रिया के बाद क्या है। तो Ca मतलब कैल्शियम, इधर देखिए कैल्शियम A हो तो यहाँ भी कैल्शियम A हो। C मतलब कार्बन, कार्बन देखिए इधर भी A हो तो यहाँ भी A हो। उसके बाद देखिए प्रतिक्रिया पहले O ऑक्सीजन 3 गो, यहाँ भी 1 और 2 3 गो, बराबर है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब जिस रासायनिक अभिक्रिया में ये क्या है रासायनिक अभिक्रिया है, जिस रासायनिक समीकरण में क्या है रासायनिक समीकरण है। ये जो पूरे हम लोग देख रहे हैं वो क्या है रासायनिक समीकरण है। तो जिस रासायनिक समीकरण में इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। क्या बोलेंगे प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के पहले, प्रतिक्रिया के पहले और प्रतिक्रिया के बाद, ये सब जो भी लिखा हुआ है वो तत्व है। प्रतिक्रिया के पहले प्रतिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जिस रासायनिक समीकरण में क्या बोलेंगे जिस रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया के पहले और प्रतिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक समीकरण और देखिए H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। H मतलब हाइड्रोजन, प्रतिक्रिया के पहले देखिए हाइड्रोजन क्या हो 2 गो। तो यहाँ भी ये दो लिखा हुआ है, वो H के लिए भी है और Cl के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है। तो ये देखिए प्रतिक्रिया के पहले हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो, प्रतिक्रिया के पहले क्लोरीन 2 गो, यहाँ भी क्लोरीन 2 गो। ये बराबर है कि नहीं, ये बराबर है तो बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या बोलेंगे कि जिस रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया के पहले और प्रतिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण देखते हैं, यहाँ पे देखिए असंतुलित बोल रहा है। असंतुलित में बोल रहा है कि जिस रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया के पहले और प्रतिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए इस समीकरण में ये प्रतिक्रिया है, ये क्या है प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया के पहले क्या होनी चाहिए प्रतिक्रिया के पहले और प्रतिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन क्या हो 2 गो, प्रतिक्रिया पर हाइड्रोजन क्या हो 1 गो, प्रतिक्रिया पहले क्लोरीन क्या हो 2 गो, प्रतिक्रिया पर क्लोरीन क्या हो 1 गो, बराबर है बराबर नहीं है। तो ये कौन समीकरण कहलाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में हम लोग क्या बोलेंगे कि जिस रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया के पहले और प्रतिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक उदाहरण दे देंगे तो आप लोग समझ गए होंगे। 4 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन में 5वां क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है रासायनिक समीकरण क्या है। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जितना भी पढ़ रहे थे CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, ये क्या है ये रासायनिक समीकरण है। ये क्या है रासायनिक समीकरण है। तो वही रासायनिक समीकरण क्या है रासायनिक समीकरण क्या है। तो वही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के सहायता से संक्षेप में व्यक्त करना। जैसे इसका हिंदी हम लोग बोलते हैं
इसका हिंदी, इसका हिंदी बोलेंगे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सोचिए हिंदी में बोले तो कितना 2 लाइन 3 लाइन हो गया। और यही हम लोग इसको रासायनिक समीकरण में लिखे तो शुद्ध से 1 लाइन भी नहीं होगा। तो संक्षेप में एक छोटा के रूप में व्यक्त करना किसको कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। वो किनके द्वारा संकेत करते हैं? तो बोलते हैं संकेतों और सूत्रों की सहायता से। कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है? CaCO3 का। या तो संकेत होता है या तो उनका सूत्र होता है। तो रासायनिक समीकरण हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण बोलेंगे या तो संकेत है किसी का या तो किसी का सूत्र है, और एक संक्षेप के रूप में व्यक्त हुआ है, एक छोटा के रूप में। इसको जब लोग हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सोचिए कितना बड़ा हो गया। और ये जब हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखते हैं एक संक्षेप के रूप में लिखते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो हम लोग रासायनिक समीकरण क्या, हम लोग क्या बोलेंगे कि जी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या बोलेंगे? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, किसके सहायता से? संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षेप में व्यक्त करना, छोटा में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो वही यहाँ पे है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों की सहायता से संक्षेप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कोई पूछेगा आपसे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से जवाब दे देंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षेप में व्यक्त होना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ से भी क्या है, एक क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। संयोजन या संश्लेषण, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? और दूसरा क्वेश्चन इसका आएगा वियोजन, क्या आएगा? वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन। तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। संयोजन मतलब जुटना, संश्लेषण मतलब भी वतन की सुलेशन लाना, जोड़ देंगे। तो संयोजन या संश्लेषण मतलब क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। अब वियोजन मतलब अलग होना, अपघटन मतलब भी अलग होना। तो आप लोग बताइए कि संयोजन मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब वियोजन मतलब क्या होता है? तोड़ना। वियोजन मतलब क्या होता है? तोड़ना। तब बस हम लोग इतने याद रखेंगे, संयोजन मतलब जोड़ना, अब वियोजन मतलब तोड़ना। तो जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो दो चीजों का कभी जोड़ेंगे तो वही बोलेंगे कि जब दो बड़े यौगिक का अणु जुटकर, जब दो बड़े यौगिक का अणु जुटकर एक बड़े यौगिकों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण। वही बोला जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयोग कर एक नया यौगिक का निर्माण करता है। जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयोग कर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, क्योंकि संयोजन या संश्लेषण में जोड़ने का काम हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयोग कर क्या करेंगे? एक नए यौगिक का निर्माण करता है, एक नए यौगिक का निर्माण करता है जिसका गुण पहले यौगिक के गुण से भिन्न होता है। जिसका गुण क्या होता है? पहले यौगिक के गुण से भिन्न होता है, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बोल रहा है C+O2, दो को है कि नहीं? दो को है और दो को जुट के क्या बन रहा है? CO2। आप बताइए कि दोनों का जो गुण है एक ही है? नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बन और इसको बोलेंगे ऑक्सीजन। लेकिन इसको हम लोग कार्बन ऑक्सीजन नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तब पहले यौगिक के गुण से भिन्न है कि नहीं? तो वही बोल रहा है कि जिसका गुण पहले यौगिक के गुण से भिन्न है। तो हम लोग संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया में क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक यौगिक क्या बोलेंगे? बोलेगा पहले संयोजन मतलब जुटना, तो जुटेगा दो को या तो दो से अधिक। तो बोलेंगे दो या दो से अधिक यौगिक जब आपस में संयोग कर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, क्या बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयोग कर एक नए यौगिक का निर्माण करता है जिनका गुण पहले यौगिक के गुण से भिन्न होता है, पहले यौगिक के गुण से भिन्न होता है, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं।
ऐसे ही समीकरण C+O2 एरो CO2, देखो दो वो मिलके या तो बोलेगा C+O2 एरो CO2, ये कौन अभिक्रिया है? तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, क्योंकि दो को जुट के मिलके एक बन रहा है। इसका भी पूछता है, वही बोल रहा है कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन यही रहता है वियोजन अपघटन। तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें दो को जुट के एक को बना रहा है, जो कि संयोजन है। संयोजन मतलब जोड़ रहा है, लेकिन वियोजन में बोलेंगे एक यौगिक का अणु टूट कर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है। क्या बोलेंगे कि क्योंकि वियोजन मतलब तोड़ना, तो एक से टूट के दो या दो से अधिक का निर्माण करे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया रहता, तो हम लोग बोलेंगे जब एक यौगिक का अणु टूट कर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, उसे जिनका गुण पहले यौगिक के गुण से भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन। जैसे एग्जांपल में बोल देंगे CaCO3, ये क्या में है? एक टूट के क्या बन रहा है? CaO + CO2, एक दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण कर रहा है, जिनका गुण पहले यौगिक के गुण से भिन्न है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन। तो दोनों एक दूसरे को उल्टा है। यदि बोल देगा संयोजन या संश्लेषण, तो जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुटकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, जिनका गुण पहले यौगिक के गुण से भिन्न होता है, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। और यही आपका रहता वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो हम लोग बोलेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में कि जब एक बड़े यौगिक का अणु टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, जिनका गुण पहले यौगिक के गुण से भिन्न होता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3 एरो CO + CO2, ये टूट के दो या दो से अधिक, वही बात जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? क्या बोल रहा है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बोल रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है, उसे ही क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो बोल देगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? बोलेंगे जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार, कौन कौन अभिक्रिया करता है? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। आप लोग बताइए, बोल देगा अम्ल स्वाद में कैसा होता है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। क्षार स्वाद में कैसा होता है? तीखा या कड़वा, तीखा या कड़वा। और लवण किसको बोलते हैं? नमक को, जो कैसा होता है? नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन। और जल बनाता है, और जल होता है उदासीन, किसी तरह के नहीं लगता है, न तो खट्टा लगता है, न तो तीखा लगता है, न तो और कुछ। तो यहाँ से बोल देगा कि बोल देगा अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो खट्टा। क्षार स्वाद में कैसा होता है? तीखा या कड़वा। और बोलेगा कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। कितना होता है? 7 से कम। और 0 से अधिक, 0 से अधिक। और यही पूछेगा ये क्षार का, तो हम लोग बोलेंगे 7 से अधिक। 7 से अधिक कहाँ तक? 14 से कम तक, 14 तक। और बोलेगा ये उदासीन का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान, तो लोग बोलेंगे 7। क्या बोलेंगे? 7। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी हम लोग का हो गया। क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो हम लोग बोलेंगे जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार दोनों अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, उसका पीएच मान 7। बोल देगा कि अम्ल का पीएच मान निम्नलिखित में क्या है? 3, 9, 8, 12। अम्ल का पीएच मान निम्नलिखित में क्या है? 3, 9, 8, 12। क्या है बताओ? तो अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। तो बताओ इसमें 7 से कम कौन है? 3। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। यह तो पूछेगा क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से कम कि 7 से अधिक। तो हम लोग क्या बोलेंगे? क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक। उदासीन का पीएच मान कैसा होता है? 7। उदासीन बोले तो पानी, पानी ना तो खट्टा लगता है पीने, ना तो कड़वा लगता है, ना कुछ नहीं, मतलब उदासीन है वो।
जो किसी तरह न लगे, वो स्वादहीन हो, तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7। यहाँ से ऑब्जेक्टिव याद हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल का होता है HCl, क्षार का होता है NaOH, ये दोनों क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। क्या बना रहा है? लवण, लवण मतलब नमक, नमक मतलब NaCl, और जल, जल मतलब H2। समीकरण से भी हम लोग क्या है, परिभाषा से समीकरण बना लेंगे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है, अम्ल का होता है HCl, क्षार का होता है NaOH, अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। तो नमक का होता है NaCl, जल का होता है H2O। तो हमारा समीकरण हो जाएगा HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O। ये हमारा क्या हो गया? समीकरण। ये आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि दहन क्या है, दहन के आवश्यक शर्तों का उल्लेख करें। हम लोग बोलेंगे जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश पैदा करे उसे ईंधन कहते हैं। बोलेगा जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश पैदा करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ईंधन कहते हैं। और इस क्रिया को दहन कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? और कि दहन के निम्न 3 शर्तें हैं। और कितने शर्तें हैं? तो 3 शर्तें हैं। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, पोषक तत्व की उपस्थिति होना चाहिए, और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। तो ये बहुत ही ये सब भी क्वेश्चन है। तो हम लोग बोलेगा दहन क्या है? तो बोलेंगे जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश पैदा करे। कोई पदार्थ जब जलता है तो उसमें से ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, उसे दहन कहते हैं, सॉरी उसे ईंधन कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? दहन। तो बोला कि दहन की आवश्यक शर्तें कितने हैं? तो 3। कौन कौन? तो बोल रहे कि दहनशील पदार्थों की उपस्थिति होना चाहिए, पोषक तत्वों की प्राप्ति होना चाहिए, और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। ये 3 शर्तें हैं, और ये 3 शर्तें आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिनको लोग बोलते हैं एलपीजी गैस, घर में खाना बनाने वाला गैस होता है एलपीजी गैस, वही बोल रहा है क्या है उसका प्रमुख उपयोग बता रहे हैं। तो जो एलपीजी गैस बोलते हैं, एलपीजी गैस में कौन सा गंध डाला जाता है? जैसे हम लोग घर में गैस निकलता है ना, तो बोलते हैं गैस निकल रहा है। तब वो गैस जो सुगंध होता है, वो गैस सुगंध का नाम क्या है? तो एलपीजी में जो सुगंध डाला जाता है वो होता है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि एलपीजी गैस में कौन सा गंध डाला जाता है? तो एथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन। तो वही बोला द्रवित पेट्रोलियम गैस इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को द्रव में बदला गया एक मिश्रण है। जो एलपीजी गैस होता है, एलपीजी जो गैस होता है वो उसमें कौन कौन सा गैस होता है? तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। हम लोग केमिस्ट्री में अगला चैप्टर में उसमें पढ़े थे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ये सब जो पढ़े हैं। तो उसी में से इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को द्रव में बदला गया एक मिश्रण है। कौन? एलपीजी गैस। तो एलपीजी गैस का मिश्रण में कौन कौन है? तो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी का ही पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। वही बोल रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को द्रव में बदला गया एक मिश्रण है। इसका प्रमुख अवयव क्या है? ब्यूटेन है। बोल देगा कि एलपीजी का सबसे प्रमुख अवयव कौन है? तो हम लोग आगे रखेंगे ब्यूटेन ऑब्जेक्टिव के लिए। एलपीजी का सबसे प्रमुख अवयव कौन है? ब्यूटेन है। एलपीजी में कौन कौन है? एगो इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। और ब्यूटेन क्या है? एलपीजी का सबसे प्रमुख अवयव है, मतलब अवयव है। और इसका उपयोग सिलेंडरों में किया जाता है। एलपीजी गैस का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग? सिलेंडरों में भरकर। और बोला इसका प्रमुख उपयोग कहाँ होता है? भोजन बनाने में और रोशनी करने में। खाना बनाने में हम लोग करते हैं, और जो लाइट होता है जलाने में वो उसका उपयोग करते हैं हम लोग रोशनी करने में। तो एलपीजी गैस क्या है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को द्रव में बदला गया एक मिश्रण है। और इसका सबसे प्रमुख अवयव ब्यूटेन है। और इसका उपयोग सिलेंडरों में भरकर किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो भोजन बनाने में और रोशनी करने में। आप लोग इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग बोलते हैं 11, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? और रासायनिक समीकरण को जो अभी बताए थे हम लोग, H2 + Cl2 एरो 2HCl, ये बोला इसको संतुलित क्यों किया जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन भी दूगो, हाइड्रोजन भी दूगो, क्लोरीन भी दूगो, क्लोरीन भी दूगो। बोला इसको संतुलित क्यों करते हैं? तो बोला पदार्थ के अंतर्वर्ता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किनके अनुसार?
पदार्थ के अनस्वरता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, वही बोला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो नाश होता है ना तो निर्माण होता है। इसी कारण समीकरण को संतुलित किया जाता है। हाँ, तो क्या बोलेंगे, पदार्थ के अनस्वरता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना तो नाश होता है। इसी नियम के पालन के लिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, हम लोग क्या बोलेंगे कि पदार्थ के अनस्वरता के नियम के अनुसार, पदार्थ के अनस्वरता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना तो नाश होता है। पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना तो नाश होता है। इसी नियम के पालन के लिए ही समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि पदार्थ के अनस्वरता के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना तो नाश होता है। इसी नियम के पालन के लिए समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 कि रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं। अभी जो हम लोग लिखे थे CaCO3 एरो में CaO प्लस CO2, आप ही लोग बताइएगा, इसको लिखें और इसका हिंदी बताते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दोनों लिखने में कौन आसान होगा, ये समीकरण की हिंदी समीकरण। इसमें क्या है, कागज की भी बचत हुआ कि नहीं, कितने मिनट किया, लेकिन जब हम लोग क्या हिंदी में लिखेंगे 2 लाइन लगेगा। इसमें बताओ समय की बचत हुआ कि नहीं, तुरंत लिख दिए। तो वही बोल रहा है रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं। ये हमारा क्या कहला रहा है, रासायनिक समीकरण कहला रहा है। क्या कहला रहा है, तो वही बोला रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं, तो बोलेंगे रासायनिक समीकरण से निम्न फायदे हैं। इससे लिखने में आसानी होती है, तुरंत लिखा गया। और दूसरा में समय की भी बचत होती है, जल्दी लिखा गया। कागज की भी बचत होती है और इससे वैज्ञानिकों को अभिक्रिया समझाने में भी आसानी होती है। तो रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं, तो समय की बचत होती है, कागज की बचत होती है, लिखने में आसानी होती है और वैज्ञानिकों को अभिक्रिया समझाने में आसानी होती है। तो हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण लिखने से निम्न फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं, तो पहला में समय की बचत होती है, दूसरा में कागज की बचत होती है, तीसरा में लिखने में आसानी होती है और चौथा में वैज्ञानिकों को अभिक्रिया समझाने में आसानी होती है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है। दोनों क्वेश्चन समझे। इसमें बोला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैस बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है, और इसमें बोला किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है। तो हम लोग बोलेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैस बनने की जानकारी, जो क्वेश्चन में भी वही बोल रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैस बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है। तो हम लोग बोलेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस बनने की जानकारी गैस के आगे ऊपर की ओर, इस तरह ऊपर की ओर तीर मतलब चिन्ह लगाया जाता है, ऊपर की ओर तीर निशान का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान लो Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2O। H2O क्या है, ये गैस है, ये क्या है, उड़ जाता है। तो वही बोला गैस के ऊपर क्या है, गैस के ऊपर तीर निशान का चिन्ह लगाया जाता है। तो वही बोला यदि ऊपर की ओर चिन्ह हो तो बोलेंगे वह गैस है। तो वही बोला किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैस बनने की जानकारी किस तरह दी जाती है, बोला गैस के आगे ऊपर की ओर तीर निशान का चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन अवक्षेप बनने की जानकारी, तो बोलेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनने की जानकारी अवक्षेप के बाद नीचे की ओर तीर निशान दिया जाता है। कहां दिया जाता है, अवक्षेप के बाद इस तरह बोल देगा नीचे की ओर, किधर, नीचे की ओर तीर निशान दिया जाता है। ऊपर की ओर रहेगा तो गैस बनने की जानकारी और नीचे की ओर रहेगा अवक्षेप बनने की जानकारी। तो बोल देगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैस बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है, तो बोलेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में गैस बनने की जानकारी गैस के आगे ऊपर की ओर तीर निशान का चिन्ह लगाया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनने की जानकारी अवक्षेप के बाद नीचे की ओर तीर निशान का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर कि लोहे के वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग कोई वस्तु, लोहे के वस्तु को बनाते हैं तो उसको पहले पेंट कर देते हैं। क्यों, ताकि इसमें जंग ना लगे, और यदि जंग लग जाएगा तो लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। वही लोहा को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, लोहे के वस्तुओं को पेंट कर देते हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब लोहे के वस्तुओं को खुली हवा में छोड़ देते हैं
तो यह ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर फेरस ऑक्साइड बनाता है। जब लोहे की वस्तुओं को खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वो किससे प्रतिक्रिया करता है? ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर फेरस ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड बनाता है, जो भूरे रंग की एक परत के रूप में लोहा पर जम जाता है। जंग किस कलर का होता है? भूरे रंग का। वही बोला, जो भूरे रंग के लोहे के ऊपर क्या होता है? जम जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और इसे बचाने के लिए लोहा को क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? तो बोलेंगे हम लोग कि कोई भी वस्तु जब लाते हैं उसको खुली हवा में छोड़ देते हैं, मतलब उस पर पेंट नहीं लगाते हैं, नहीं तो ग्रीज लगाते हैं, नहीं तो वर्निश लगाते हैं, नहीं कुछ नहीं करते हैं। जब खुली हवा में छोड़ देते हैं तो वह किससे प्रतिक्रिया करता है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड बनाता है, जो किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। जो किस पर जम जाता है? लोहे के ऊपर एक पतली परत के रूप में जम जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम जंग कहते हैं। और जंग से क्या होता है? लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसी नष्ट को बचाने के लिए हम लोग लोहे की वस्तुओं को क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। तो वही बोल रहा है कि जब लोहे की वस्तुओं को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो ये ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर फेरस ऑक्साइड बनाता है, जो भूरे रंग की परत के रूप में क्या होता है? लोहे पर जम जाता है, जिसे जंग कहते हैं। इसी से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं को क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं। तो 15 समझ गए होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका केमिस्ट्री का, क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का 15-16 को क्वेश्चन बीबीआई था। और आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इसका कि शोषण को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं। हम लोग अभी पढ़े थे शायद पहला नंबर में ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी में बोले थे हम लोग कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है। हम लोग सांस जब छोड़ते हैं तो सांस देखिए, सांस के साथ लगता है ऊष्मा, गर्म हवा आ रहा। हम लोग क्या अपने पेट को गर्म कर रहे हैं? नहीं, अपने आप गर्म हवा निकल रहा, अपने आप ऊष्मा पैदा कर रहा। इसीलिए शोषण को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। वही यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, और जब यह भोजन पचता है तो इसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है। हमारे शरीर के भोजन की आवश्यकता है या नहीं है? है। और जब यह भोजन पचता है, जब हम लोग भोजन करते हैं, वो भोजन जब पचता है तो उसमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज में टूट जाता है। और ये जो ग्लूकोज में टूट जाता है, ये ग्लूकोज शोषण से प्राप्त ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है। जो ग्लूकोज हम लोग को प्राप्त होता है वो किससे प्रतिक्रिया करता है? जो हम लोग सांस लेते हैं, और सांस में जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उससे प्रतिक्रिया कर क्या करता है? ऊर्जा और ऊष्मा का निर्माण करता है। जो हम लोग को ताकत मिलता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। इसी कारण शोषण को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हम लोग गर्म कर रहे हैं बाहर से इसको गर्म नहीं करें, जिसमें अपने आप ऊष्मा उत्पन्न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। नहीं बोलेंगे तो ऊष्माक्षेपी शोषण को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो हम लोग बोलेंगे हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता है, और जब यह भोजन पचता है तब कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज में टूट जाता है। और ये ग्लूकोज क्या करता है? जो शोषण से ऑक्सीजन प्राप्त होता है, वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर ऊर्जा और ऊष्मा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ऊर्जा और ऊष्मा का निर्माण करता है। इसी कारण शोषण को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो फिर से बात समझते हैं कि शोषण को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे शरीर को क्या किसकी जरूरत होती है? भोजन की। अब भोजन जब पचता है तो वो कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज में टूट जाता है। और ग्लूकोज क्या करता है? शोषण से प्राप्त ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ऊर्जा और ऊष्मा का निर्माण करता है। इसी कारण शोषण को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोगों को ये 16 क्वेश्चन बहुत ही आसान से समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और अगले वीडियो आने के